हाय फ्रेंड्स। आज से हम वेब पेज की डिजाइनिंग सीखेंगे। वेब पेज की डिजाइनिंग करना सीखेंगे। किस तरीके से वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है। तो वेब पेज की डिजाइनिंग कैसे होती है, उसके लिए हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इन सारे इन सारे जो लैंग्वेजेज हैं, इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमको सीखना पड़ता है जब भी हम वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं। वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, है ना, एंगुलर JS, ये सारी चीजें हमको सीखनी पड़ती है। तो सबसे पहले वेब डिजाइनिंग सीखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमको पता होना चाहिए। और ये जो पेपर है, मतलब ये जो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, ये उन स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो ओ लेवल कर रहे होंगे। ठीक है, ओ लेवल में उनका एक पेपर, सेकंड पेपर होता है M2R5। M2R5 मतलब ये BCA BTech जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए तो ये वीडियो बेनिफिशियल होगा ही होगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो ओ लेवल कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। वेब वेब डिजाइनिंग, उस पेपर का नाम है जो ओ लेवल में है, वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। और एकदम बेसिक से हम आपको स्टार्ट करेंगे सिखाना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, अपना कांटेक्ट नंबर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेब डिजाइनिंग सीखने से पहले हमको कुछ बेसिक आइडिया हमको होने चाहिए, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको पता होना चाहिए। जैसे वेब ब्राउजर क्या होता है, ठीक है, इसका तो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को वेब किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये हो गया, हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे मौजूद इंटरनेट से हम एक्सेस कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी? इंटरनेट से। ठीक है, अब बात करेंगे वेब ब्राउजर को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है वेब पेजेस को डिस्प्ले कराना। यानी इंटरनेट से जब भी आप किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो URL के जरिए, तो वह इंफॉर्मेशन कहाँ पे डिस्प्ले होती है? किसी न किसी वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होती है। ठीक है, और अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है तो आप इंटरनेट पे मौजूद किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं करा सकते। यानी जितने भी वेबसाइट इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं या जितने भी वेब पेजेज हैं, सब किसी न किसी ब्राउजर पे ही डिस्प्ले होती हैं, और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं है जहाँ पे उनको डिस्प्ले कराया जा सके। ठीक है, अब इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ये देखिए ब्राउजर है आपके सामने जो ओपन हुआ है, ये गूगल क्रोम का ब्राउजर है। अब हमको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नेविगेशन बार पे, यहाँ पे हम URL टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया HTTPS, है ना, HTTPS सरकारी result.com। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने जैसे URL टाइप कर दिया, वेबसाइट सॉरी वेब ब्राउजर ने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, एक वेब पेज आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। तो बेसिकली वेब ब्राउजर का काम क्या है? वेब ब्राउजर का काम है डिस्प्ले कराना, किसको? वेब पेजेज को। अब वेब पेजेज क्या होते हैं, इनको हम इसके ठीक बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेब ब्राउजर हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा। वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है वेब पेजेज को डिस्प्ले कराना। अच्छा देखिए, वेब पेजेज, जो वेब पेजेज होते हैं
ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक वेब प्लस पेज, मतलब ये ऐसे पेजेज होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं, उसमें से कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। हम आपको पहले गूगल क्रोम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं वेब ब्राउजर के। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, है ना। आज के टाइम पे विंडो 10 में आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी एक ब्राउजर आ गया है विंडो 10 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। ये सब क्या है, वेब ब्राउजर के नाम है। अब हम बात करेंगे वेब पेजेस की। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेज, वेब पेजेज एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि HTML, जिसकी जिसकी डिजाइनिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट में की जाती है, ठीक है। और जो वेब पेजेज होता है, यह किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, वेब पेज एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है जिसमें हम किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वह इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है। समझ में आई बात? तो बस जैसे आप बुक्स में पेजेज होते हैं, ठीक है, जैसे बुक्स में पेजेज होते हैं या कॉपी में पेजेज होते हैं, वैसे ही वेब पेज होता है, ठीक है। जैसे बुक्स में आप देखे होंगे इंफॉर्मेशन डिफरेंट 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 टाइप की इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट रूप में स्टोर होती है। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में होती है, कुछ इंफॉर्मेशन इमेज के रूप में होती है। समझ में आई बात? लेकिन वेब पेज एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, ऑडियो के रूप में अथवा वीडियो के रूप में हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वेब पेज बनते हैं, इसी की डिजाइनिंग करना हमको सीखना है। ये इनको डिजाइन करने के लिए हमको HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा। CSS के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे W3.CSS, ये सारे टूल्स हमको यूज करने पड़ेंगे। समझ में आई बात? jQuery होता है, वेबकिट होता है, ये सारे टूल्स होते हैं जिसको हम वन बाय वन करके हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वेब पेज भी समझ में आ गया होगा। वेब पेज एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ये पेज आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, एक प्रकार का पेज है, लेकिन इसको वेब पेज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस पेज को सिर्फ और सिर्फ हम ही एक्सेस हम ही एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेज अभी वर्ल्ड वाइड वेब लेवल तक अवेलेबल नहीं है, मतलब ये हमारे सिस्टम में स्टोर है, इसको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ये जो पेजेज होते हैं, है ना, इसमें देखिए दो शब्द आए हैं, वेब प्लस पेज। वेब का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और पेज का मतलब पेज आप समझते जो, मतलब ये ऐसे पेजेज होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। कोई भी कभी भी किसी समय इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके, मतलब इंटरनेट से आसानी से वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वेब पेज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वेबसाइट की। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन होता है, और वेब पेजेज में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को हम उस वेब पेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप एक तरीके से कह सकते हो ना कि वेबसाइट एक कंटेनर होता है जहां पे हम वेब पेजेज को बना बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। और वेबसाइट के अंदर जितने पेजेज होते हैं सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, हाइपर लिंक होते हैं। हाइपर लिंक का मतलब ये हो गया कि जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे हमको जाना है, तो हम क्या करेंगे, हाइपर लिंक का यूज करते हुए या हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए हम एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से मूव कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे जब भी इंटरनेट यूज करते हैं तो एक पेज पे लिंक दिया होता है, जब उस पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जैसे सरकारी रिजल्ट वाला ये साइट है,
अब देखिए ये जो टेक्स्ट है ये हाइपर टेक्स्ट है, मतलब इस टेक्स्ट से सरकारी रिजल्ट वाली साइट जुड़ी हुई है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे ना, ये भी एक पेज है, ये भी क्या है, एक पेज है। अब सरकारी जो कि किस वेबसाइट में है, सरकारी रिजल्ट .com वाली वेबसाइट में है। उसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं। अब देखिए उसके कई सारे लिंक हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लिंक हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे आ गए, समझ में आई बात। तो जितने भी पेजेज होते हैं सब एक दूसरे से देखिए, एक पेज ये हो गया जो आपके सामने दिख रहा है, दूसरा पेज ये हो गया। तो ये दोनों पेज एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि वेबसाइट जो होता है वो वेब पेजेज का कलेक्शन होता है, और वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेज स्टोर होते हैं सब एक दूसरे से हाइपर लिंक होते हैं। हाइपर लिंक का मतलब ये हो गया कि अगर हमको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हम, अब चूंकि वेबसाइट तो हमारे पास होती नहीं है, ठीक है, वेबसाइट किसी सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर होती है। तो अगर हम उस सर्वर कंप्यूटर से पे मौजूद अब सर्वर कंप्यूटर की बात करें तो सर्वर कंप्यूटर पे कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ पे स्टोर है ये तो हमको पता नहीं है। हमको सिर्फ या इंटरनेट पे मौजूद जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है ये हमको नहीं पता है। सिर्फ हमको उसका एड्रेस पता है, यूआरएल जिसको बुलाता है, और उसी एड्रेस के माध्यम से हम उस फाइल को अथवा उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? और जो किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। अब वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है? अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके अंदर मौजूद जो कंटेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। हम उसमें किसी प्रकार का चेंजेज़ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? स्टैटिक वेबसाइट को सिंपल वेबसाइट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको बनाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट के डिजाइनिंग में हमको किसी प्रकार के डेटाबेस वगैरह की नॉलेज नहीं हो करनी पड़ती। समझ में आई बात? स्टैटिक वेबसाइट में हमको किसी भी प्रकार का डेटाबेस का नॉलेज रहे या ना रहे, कोई काम डेटाबेस की जानकारी नहीं भी रहेगी तब भी हम स्टैटिक वेबसाइट आसानी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और स्टैटिक वेबसाइट इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके कंटेंट फिक्स होते हैं, हम उसके कंटेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है? और जैसे बुक्स वगैरह में प्रिंटेड पेज होते हैं ना, जब एक बार प्रिंटिंग हमने कर जो भी करा, या कोई नोट्स वगैरह है, कोई टेक्स्ट बुक वगैरह है, हमने उसको उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया। तो प्रिंट आउट में क्या हो गया, जितना कंटेक्स्ट था हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। या कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए कोई सॉफ्ट कॉपी है, उसको हमने प्रिंट आउट निकलवा लिया, तो अब जब प्रिंट हो गया, जो प्रिंट आउट हो गया, हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी रखी गई है, इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए ये पेज है, इसकी सॉफ्ट कॉपी, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब इस पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो हम उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। वैसे ही स्टैटिक वेबसाइट में या स्टैटिक वेब पेज में जो वेब पेज हमने बना दिया, उसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो उसकी कोडिंग जहाँ पे किए हो, उस कोड में जाके परिवर्तन करेंगे, तब जाके उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? इसका बेनिफिट क्या है स्टैटिक वेबसाइट को? पहला चीज़ तो आप बहुत कम समय में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका कॉस्ट जो होता है डायनामिक वेबसाइट की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है? और इस प्रकार के मतलब स्टैटिक वेबसाइट में जो वेब पेजेज़ होते हैं, बहुत तेज़ी से सर्वर के ऊपर डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है? और इस टाइप की वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए हमको बहुत कम प्राइस में ही हम इस टाइप की वेबसाइट को, स्टैटिक वेबसाइट को आसानी से इंटरनेट के ऊपर सर्वर कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी वेबसाइट और वेब पेज हम लोग बनाते हैं, इसको इंटरनेट के ऊपर क्या किया जाता है? अपलोड किया जाता है। किस लिए? ताकि भविष्य में अगर उस वेब पेज या उस इन्फॉर्मेशन को कोई दूसरा बंदा एक्सेस करना चाहता है, तो वो एक्सेस कर सकता है। और सर्वर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मौजूद इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को हम भी एक्सेस कर सकते हैं, आप भी एक्सेस कर सकते हो, कोई थर्ड पर्सन है वो भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है? अब बात करेंगे डायनामिक वेबसाइट की। तो डायनामिक वेबसाइट को बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डायनामिक वेबसाइट की बात करें तो ये भी क्या होती है, वेब पेजेज़ का कलेक्शन होती है, लेकिन इसके कंटेंट जो होते हैं वो डायनामिकली चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की वेबसाइट में डेटाबेस होता है ना? इस टाइप की वेबसाइट में डेटाबेस डेटाबेस की नॉलेज हमको रखनी पड़ती है, और अगर हम डेटाबेस में
डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, जो कि किसी सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर होता है। तो हम क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन या जो वेबसाइट बनाए हैं, हम यहाँ पे कोई डाटा देंगे तो वो डाटा कहाँ जाके स्टोर होता है, डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, जो कि किसी दूसरे सर्वर कंप्यूटर पे क्या है, स्टोर है। तो जब हम डेटाबेस में किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रभाव हमारे वेबसाइट के ऊपर भी पड़ेगा। जैसे जैसे आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल अप करते हो, बात समझिएगा। तो ऑनलाइन जितने भी फॉर्म आप फिल करते हो, सब के सब डायनामिक वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करते हो, तो आप डेटा उसमें इनपुट करते हो। फिर वो सारा का सारा डाटा जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हो, सारा का सारा डाटा उस फॉर्म से जुड़ा हुआ जो डेटाबेस होगा, उस वेबसाइट के लिए जो डेटाबेस बना के रखा गया होगा, उस डेटाबेस के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वह एक प्रकार की डायनामिक वेबसाइट का एग्जाम्पल है। समझ में आया? ऑनलाइन जितने भी फॉर्म आते हैं, वो सब के सब किस टाइप की वेबसाइट है? सब के सब डायनामिक वेबसाइट है। समझ में आई बात? इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो इसको भी सॉरी, इसमें चेंजेस करना बहुत आसान होता है। हमको कोडिंग में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डेटाबेस में किसी प्रकार का परिवर्तन या चेंजेस जाके करेंगे, तो उसका प्रभाव हमको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है? जितने भी ई-कॉमर्स साइटें होती हैं, वेबसाइटें, मतलब अगर हमको ऑनलाइन कोई भी प्रकार का अ, बाइंग और सेलिंग करना है, मतलब किसी प्रकार का प्रोडक्ट परचेज़ करना अथवा सेल करना है, तो उसके लिए ई-कॉमर्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइटें हैं। वो सारी की सारी वेबसाइटें क्या हैं? सब की सब डायनामिक हैं। जहाँ पे देखिए आए दिन, हर समय, हर क्षण कुछ न कुछ अपडेशन होता रहता है। ठीक है? अच्छा, डायनामिक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दोनों का नॉलेज होना चाहिए। क्लाइंट साइड का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो आपके ब्राउज़र पे एग्ज़ीक्यूट करे, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। और एक ऐसे सर्वर साइड का मतलब एक किसी पर्टिकुलर सर्वर पे कोई वह लैंग्वेज जाके एग्ज़ीक्यूट करे। तो दोनों टाइप की लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए, अगर हम स्टैटिक की बात करें, तो स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, है ना? ये सब सफिशिएंट है। लेकिन अगर डायनामिक वेबसाइट की बात करें, तो डायनामिक वेबसाइट के केस में हमको पीएचपी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? पीएचपी का नॉलेज रहेगा, तो हम आसानी से हम लोग किसी भी प्रकार की डायनामिक वेबसाइट को हम लोग बना बना सकते हैं, क्योंकि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो किसी पर्टिकुलर सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट करता है। समझ में आई बात? फिर जैसे-जैसे हम लोग पढ़ते जाएँगे एक-एक टॉपिक, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गया स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। ठीक है? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचटीएमएल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग जो वेब डिजाइनिंग का पोर्शन है, ठीक है? वेब डिजाइनिंग में क्या किया जाएगा? वेब पेज को डिजाइन किया जाएगा, जिसके लिए हम आपको एचटीएमएल पढ़ाएँगे, सीएसएस पढ़ाएँगे। सीएसएस के बाद सीएसएस 3 भी पढ़ाएँगे, ठीक है? फिर इसमें आपको हम सीएसएस 3 के बाद हम आपको पढ़ाएँगे, इसी में एक वेबकिट का पोर्शन होता है, हम इसको भी आपको बताएँगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम वेब पेजेज़ को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ये भी आपको हम पढ़ाएँगे। फिर उसके बाद डब्ल्यू3 अ, डब्ल्यू3 सीएसएस एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का, ठीक है? हम आपको ये भी पढ़ाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएँगे जावास्क्रिप्ट, पूरा जावास्क्रिप्ट पढ़ाएँगे, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोग इसकी लाइब्रेरी पढ़ेंगे जेक्वेरी, ठीक है? जेक्वेरी के बाद हम आपको पीएचपी भी पढ़ाएँगे। तो ये सारे पोर्शन हम आपको ऑनलाइन ही पढ़ाने वाले हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें, है ना? अब
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से अधिक लोग को जोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।